संविधान में हम लोग 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची तक तो हो गया है। 9वीं अनुसूची में ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। इस 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसे बाद में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब ये संशोधन कब हुआ? ये संशोधन हुआ था 1951 में, यानी 1951 में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पहले सिर्फ 8 अनुसूचियां ही थीं। 8 अनुसूची की बात हम लोग कर चुके हैं। अब ये 9वीं अनुसूची जोड़ने की आवश्यकता क्यों थी? दरअसल भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था। सामाजिक और आर्थिक असमानता व्याप्त थी। उस आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जो कानून बनाए जा रहे थे, जैसे जमींदारी उन्मूलन संबंधी जो कानून थे, भूमि सुधार संबंधी जो कानून थे, वो कानून सरकार बना रही थी लेकिन विफल हो जा रहे थे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार था। लोग कोर्ट में चले जाते थे, न्यायालय में चले जाते थे और न्यायालय से उन पर रोक लग जाती थी उन कानूनों पर। जैसे बिहार में जो जमींदारी उन्मूलन संबंधी जो कानून बने, जो भूमि सुधार संबंधी कानून बने, तो पटना हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया, अवैधानिक घोषित कर दिया। तब सरकार को मजबूर होकर एक ऐसी सूची बनानी पड़ी जिसमें उन कानूनों को रखा जाएगा जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के आधार पर जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, वैसे कानूनों की एक लिस्ट होगी, उसी को 9वीं अनुसूची कहा जाएगा। तो इसमें केंद्र और राज्यों के वे कानून होंगे जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। किस आधार पर? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 यानी मूलाधिकारों के आधार पर। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर इन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जाएगी। उस समय संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार हुआ करता था। अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार हुआ करता था। हालांकि प्रथम संविधान संशोधन में ये संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार ही रखा गया, इसको हटाया नहीं गया। इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। लेकिन यह एक सूची जोड़ दी गई और साथ में 2 अनुच्छेद और जोड़े गए, अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 का। अनुच्छेद 31A और 31B उसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के 2 डिसीजन आ चुके थे। 2 डिसीजन क्या थे? 2 डिसीजन उसके पहले नहीं आए बल्कि बाद में आए। 1951 में ये संशोधन हुआ। अब ये संशोधन हुआ, इस संशोधन को जब चुनौती दी गई तो शंकरी प्रसाद के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद इस प्रकार का संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद जोड़ सकती है, हटा सकती है, मूलाधिकार में भी वो संशोधन कर सकती है। आगे चलकर सज्जन सिंह के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के वाद में ये जो दोनों पहले के फैसले, शंकरी प्रसाद के वाद में जो फैसला आया था, सज्जन सिंह के वाद में जो फैसला आया था, उसको गोलकनाथ के वाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो वाद था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों फैसलों को पलट दिया। तो उसकी बात हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रथम संशोधन के तहत ही अनुच्छेद 31 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद 31 का में क्या गया? संपत्तियों के अर्जन संबंधी, सरकार संपत्तियों का अर्जन कर सकती है। जो निगम है, निगमों का जो प्रबंध तंत्र है उसमें परिवर्तन कर सकती है। 2 निगमों का विलय कर सकती है, जनहित में निगमों का विलय कर सकती है। जो पट्टे दिए गए हैं खानों आदि के, उन पट्टों का विलोपन कर सकती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें 31 का में कही गई। साथ में ये भी कहा गया कि अगर किसी राज्य में अधिकतम भूमि जोत संबंधी कानून है
और उस जोत सीमा के अंदर अगर किसी की भूमि है और उस भूमि को सरकार अर्जित करती है, उसका अर्जन करती है, उसे लेती है, तो सरकार को बाजार मूल्य पर मुआवजा उस व्यक्ति को देना होगा और उस भूमि के अंदर जो भी संरचनाएं हैं, इमारतें हैं, पेड़ हैं, उन सब का बाजार मूल्य सरकार को देना होगा। तो यह बात भी 31 में कही गई। हालांकि 7वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई, उस समय प्रथम संविधान संशोधन में ये बात नहीं कही गई थी। 31 में ही 9वीं अनुसूची का जिक्र है। 31 में ही 9वीं अनुसूची का जिक्र है और इसमें कहा गया कि इस भाग यानी जो मूलाधिकारों का भाग है, इस भाग का प्रभाव उन कानूनों पर नहीं पड़ेगा जो 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, यानी अनुच्छेद 14, मुख्यतः अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से अप्रभावित ये रहेंगे और इन अनुच्छेदों के आधार पर इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें केंद्र के भी कानून होंगे और राज्य के भी कानून होंगे। इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ केंद्र के ही कानून इसमें है, केंद्र के भी कानून होंगे और राज्य के भी कानून होंगे। शुरू में इसमें 13 कानून थे, 13 अधिनियम थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ती गई और आज 282 तक पहुंच गई है। क्रम संख्या से तो 284 है, लेकिन मूल रूप से 282 अधिनियम हैं इस सूची में। तो 13 से ये 282 तक पहुंच गए। तो इतनी तेजी से ये संख्या बढ़ी तो ये भी सवाल के घेरे में आता है कि इतने अधिनियमों की क्या आवश्यकता पड़ी। खैर, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ से 2 अनुच्छेद आ गए, अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद 31 का। अनुच्छेद 31 का में क्या है वो उसकी बात हो गई। 31 का में क्या है, अब जो मूलाधिकारों में संशोधन की बात है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन रहा है शुरू से। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है, शंकरी प्रसाद के बाद में, शंकरी प्रसाद का वाद वही 1951 का ये वाद है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो संशोधन किया गया था अनुच्छेद 31 का जो जोड़ा गया था, उसको उसने हरी झंडी दे दी कि संसद ऐसा कर सकती है। उसने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 13(2) में कहा गया कि राज्य इस प्रकार की कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के किसी अनुच्छेद को प्रभावित करे, कम करे। जहाँ तक वो कम करेगा वहाँ तक वो विधि शून्य होगी। विधि में उसने नियम, विनियम, सब कुछ, अधिसूचना, सब कुछ समाहित कर दिया। तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि ये 13(2) अनुच्छेद 368 नहीं है, ये 13(2) अनुच्छेद 368 नहीं है। 368 संबंध 368 से जो काम किया जाएगा उसे 13(2) के तहत अधिनियम नहीं माना जाएगा, उसे विनियम नहीं माना जाएगा। हालांकि संविधान संशोधन अधिनियम रखा जाता है, नाम उसका अधिनियम रखा जरूर जाता है, लेकिन वह 13(2) के तहत जो अधिनियम बताया गया है वो अधिनियम नहीं है। यानी 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है, उसकी सीमा, उसकी शक्ति असीमित है संशोधन की। इसी को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय फिर अपना डिसीजन वही दोहराया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है और मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 13(2) ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन गोलकनाथ के बाद में 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो 2 ऊपर के फैसले थे इनको पलट दिया। उसने कहा कि ऐसा है कि संविधान में संशोधन, मूलाधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती, उसको हम 13(2) मानेंगे। जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन, अधिनियम के तहत जो संशोधन किया जा रहा है उसको हम 13(2) मानेंगे। और जब 13(2) मान लेंगे तो फिर नहीं कर सकते, मूलाधिकार में संशोधन कर ही नहीं सकते। इसी निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन हुआ और 368 में ये बात जोड़ी गई कि 368 से जो संशोधन अधिनियम होगा वो 13(2) से उसका कोई संपर्क नहीं है, कोई नाता नहीं है। ठीक, तो ये फिर केशवानंद भारती का वाद, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद, 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भारती बनाम
केरल राज्य के बाद अब तक की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ है। इसमें गोलकनाथ के मामले को, गोलकनाथ में जो निर्णय आया था उसको इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। उसने कहा कि संसद संशोधन कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें संशोधन करे, ये 13(2) का मतलब 368 से नहीं है। 368 अलग चीज है, अनुच्छेद 13(2) अलग चीज है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो संसद की संविधान संशोधन की सीमा असीमित है। सिर्फ एक शर्त उसने निर्धारित की, किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक शर्त निर्धारित की कि मूल ढांचा नहीं खंडित होना चाहिए। मूल ढांचा नहीं खंडित होना चाहिए। संविधान का जो मूल ढांचा है वो नहीं खंडित होना चाहिए। अब मूल ढांचा का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि मूल ढांचा आखिर है क्या, तो उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ही बताएगा कि मूल ढांचा क्या है। तो उसने मूल ढांचा में न्यायिक पुनर्विलोकन को भी मूल ढांचा मान लिया कि यह भी संविधान का मूल ढांचा है। तो इस प्रकार का कोई संसद संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को खंडित करे, क्षतिग्रस्त करे। तब जो मूल ढांचा खंडित, क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यानी जो 9वीं अनुसूची में बात कही गई थी कि न्यायालयों में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, वो अब बात खत्म हो गई, क्योंकि यह मूल ढांचा है। तो मूल ढांचा, उसको रोकने का मतलब है मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तब बामन राव वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1981 में, बामन राव वाद 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 की जो तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन केशवानंद भारती वाद का निर्णय आया था। उसने कहा कि इस तिथि के बाद जितने अधिनियम अनुसूची 9 में जोड़े जाएंगे उन सब की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इस तिथि के बाद जितने अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे, 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा होगी, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक। तो अब 9वीं अनुसूची पे ये जो बंधन था कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बशर्ते कि वो 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ा गया हो, क्योंकि उसी के बाद से मूल ढांचा की अवधारणा आई, उसी के बाद से न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा माना गया। तो उसके पहले के जो अधिनियम जुड़े हैं वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। फिर 2007 में आई.आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात दोहरा दी। उसने कहा कि अनुच्छेद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम जोड़े जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के आधार पर होगी। उनकी न्यायिक समीक्षा जो अधिनियम 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े जाएंगे इस अनुसूची में, वो केंद्र के अधिनियम हो या राज्य के अधिनियम हो, उनकी न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के आधार पर हो सकती है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 19 में विभिन्न जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो वाक स्वतंत्रता हो, बसने की स्वतंत्रता हो, भ्रमण की स्वतंत्रता हो, तो वो सारी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने का अधिकार। तो मूलाधिकारों के ये जो 3 अनुच्छेद हैं, इन तीनों अनुच्छेदों के आधार पर इनकी न्यायिक समीक्षा होगी। तो ये तो 9वीं अनुसूची संबंधी तथ्य हैं। अब 13 से 282 तक अधिनियम पहुंच गया। इसमें किस प्रकार के अधिनियम है? अधिकांशतः जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधी अधिनियम है। इसमें आवश्यक वस्तु संबंधी भी अधिनियम है, खान और पट्टों संबंधी भी अधिनियम है, विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम भी इसमें डाला गया है। तो इस प्रकार के भी अधिनियम है, लेकिन सर्वाधिक जो अधिनियम इसमें जो रखे गए हैं वो भूमि सुधार संबंधी
और जमींदारी उन्मूलन संबंधी अधिनियम इसमें रखे गए हैं। इसका उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र है कि हम आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित करें, लेकिन क्या अधिनियमों को जोड़ने का कोई क्राइटेरिया है? अगर क्राइटेरिया नहीं है तो कोई भी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ने का प्रयास करेगी और वो न्यायिक समीक्षा से बचने का प्रयास करेगी। तो ऐसे में विधि आयोग से इस पर एक क्राइटेरिया बनवानी चाहिए। सरकार को विधि आयोग को ये सौंपना चाहिए एक होमवर्क कि आप उस तरह की क्राइटेरिया की एक सिफारिश करें और उस आधार पर एक क्राइटेरिया का बनाया जाए, क्योंकि जब अधिक से अधिक अधिनियम इसमें डाले जाएंगे तो इसकी मात्रा भी घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब तो न्यायिक समीक्षा हो भी सकती है। ठीक।